गुड इवनिंग भाई लोग, क्या हाल चाल है सभी के। चलो बेटा जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, फिर शुरू करते हैं क्लास को। और आज का अपना टॉपिक भी डिफरेंट है, मजा आएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह लगेगा तो तुम्हें भी समझ में आएगा। हेलो विनायक, चलो जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, फिर शुरू करते हैं सेशन को। आज अपना सेशन जो है वो है सॉइल्स इन इंडिया, यानी कि भारत में मृदा। ठीक है भाई, मिट्टी पढ़ेंगे भाई, आज मिट्टी पढ़ेंगे। ठीक है, हेलो हेलो नंदन, हेलो धीरज। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल विनायक, वो भी होंगे, वो भी होंगे। मैं जो क्वेश्चंस लेके आता हूं ना, इसमें पीवाईक्यूज तो होते ही हैं, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैं शामिल कर लेता हूं। सारे के सारे पीवाईक्यूज नहीं है, इसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है सुरजीत, बहुत बढ़िया भाई। चलो बेटा सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो, नहीं आया, आना तो चाहिए यार। चलो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अबे एटीएम का ही बैच है ना, आज थोड़े से कम कम ज्वाइन हो रहे हैं, क्या बात है? सबको मालूम नहीं है कि क्लास है अपनी? ओके विशाल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई नहीं, आ जाएगा आ जाएगा, हम बात कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू प्रभात, थैंक यू बेटे। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास, शुरू करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो आज हमारे पास हमारा जो टॉपिक है वो है सॉइल्स इन इंडिया, यानी भारत में मृदा। ठीक है, भारत में मृदा। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है, बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। कोई भी बच्चा इस टॉपिक को स्किप नहीं करेगा, क्योंकि भैया अगर स्किप किया तुमने तो मैं तुम्हें बता रहा हूं गारंटीड तुम्हारे सवाल छूटने वाले हैं। गुड इवनिंग नंदन, गुड इवनिंग गीतांजलि। आवाज आप अपने माइक का थोड़ा, अच्छा कोई बात नहीं, मेरी आवाज ज्यादा हो रही होगी, माइक तो ठीक है, मैं थोड़ा धीरे बोलता हूं, है ना? अभी ठीक है। गुड इवनिंग, शुरू करें। चलो देखो भाई, तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि आप सब लोग ऑलरेडी एटीएम बैच में एनरोल्ड हो। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनका बेसिक्स, इनफैक्ट बहुत ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनके बेसिक्स क्लियर हैं। ठीक है, तो उनकी तो कोई दिक्कत नहीं, तभी एटीएम में हो। पर कुछ लोग जो हैं अनजाने में भी एटीएम बैच में आ चुके हैं, जिनके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है। तो बेटा बेसिक्स क्लियर करने के लिए वी हैव दिस फाउंडेशन बैच, जनरल अवेयरनेस का बैच है एनटीपीसी 2024 के लिए। तो अगर अभी तक एनरोल नहीं हुए हो, ठीक है, तो सभी लोग देख लो एक बार, अभी टाइम है, बाद में चीजें बर्डन बनने लगेंगी। ठीक है भाई, तो फटाफट से एनरोल हो जाओ, और टाइम रहते हुए सिलेबस पूरा हो जाएगा, तुम्हारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। पर अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हैं तो बिल्कुल भी इस कोर्स को लेने की जरूरत नहीं, एटीएम सबसे बढ़िया कोर्स है फिर। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो आज हमारा टॉपिक है सॉइल। मैं एक बार आपको ना सॉइल का डेफिनेशन बता देता हूं, मृदा होती क्या है। ठीक है, मृदा होती क्या है वो एक बार देख लो, उसके बाद सवाल करते हैं। देखो सॉइल यानी मृदा बेसिकली होता क्या है कि जैसे ये अपने अर्थ का सरफेस है, ध्यान से देखो बेटा, ये अपने अर्थ का सरफेस है, अपनी पृथ्वी की सतह है ये। तो सतह पर क्या होता है, जैसे मान लो कोई चट्टान है, ये कोई चट्टान है, कोई रॉक है, तो ये कोई क्या है, रॉक है। सतह पर ये कोई चट्टान है, रॉक है। तो पानी की वजह से, ध्यान से देखो बेटा, कई बार क्या होता है कि पानी की वजह से, हवा की वजह से ये जो चट्टान है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टूट जाती है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय के बाद चट्टान टूट जाती है और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, पानी और हवा की वजह से। और जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होती है बच्चों, तो उसके बाद ये सतह पर पड़े हुए
जैविक पदार्थों के साथ मिक्स हो जाती है। जैविक पदार्थों के साथ मिक्स हो जाती है। जैविक पदार्थ का मतलब है बच्चों, जैविक पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग ऑर्गेनिक मैटर भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर के साथ, ऑर्गेनिक मैटर के साथ ध्यान से देखो, जैविक पदार्थ और जब चट्टान के छोटे टुकड़े आपस में मिलते हैं तो इनको मिलाकर हम बोलते हैं सॉइल, यानी कि मृदा। अब तुम मुझे देखो, यहां पर डेफिनेशन हमारा क्लियर हो गया है। डेफिनेशन हमारा क्लियर हो गया है कि भैया चट्टान के टूटे हुए टुकड़े और जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ का मतलब है पेड़ पौधे, अपना जानवर, इंसानों के डिकेड रिमेन्स, डिकेड रिमेन्स, यानी कि टूटे हुए टुकड़े चट्टान के और पेड़ पौधे, इंसान और जानवरों के बचे हुए हिस्से मरने के बाद के, वो जब आपस में मिलते हैं तो बन जाती है सॉइल। ठीक है, चलो अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ब्लैक सॉइल फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप्स इज कंसीडर्ड हाईली सुइटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप। दक्कन ट्रैप में पाई जाने वाली काली मिट्टी फसल की, किस फसल की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है? फटाफट से सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे भाई, जल्दी से। और मुझे मालूम है बेसिक्स तुम्हारे क्लियर है, इसलिए तुम यहां प्रैक्टिस कर पाओगे, जवाब दे पाओगे। तो आंसर है कॉटन। तो कपास की खेती के लिए काली मृदा जो है बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा सुटेबल है। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं आपको एक बात चीज बताऊं, जब भी किसी मृदा को कंप्लीट करते हो, ध्यान से सुनो, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो। जब भी किसी सॉइल को पढ़ोगे तो तुम्हें इसे 5 पॉइंट्स में कवर करना है। मैंने पहले भी शायद तुम्हें बताया हो, और नहीं बताया तो कोई बात नहीं, 5 पॉइंट्स में कवर करना है। जैसे सबसे पहले तो रीजन पता होना चाहिए, यानी कि क्षेत्र पता होना चाहिए, वो सॉइल कहां पाई जाती है। ठीक है, वो क्षेत्र पता होना चाहिए कि वो कहां पाई जाती है। ठीक है, दूसरा पता होना चाहिए हमें, ध्यान से देखो बेटा, दूसरा हमें पता होना चाहिए क्षेत्र के अलावा कि कौन कौन से मिनरल्स जो हैं प्रेजेंट हैं, यानी कौन कौन से खनिज, कौन कौन से तत्व, खनिज तत्व, कौन से तत्व, खनिज तत्व जो प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, ठीक है, मौजूद हैं। उसके बाद तीसरा पता होना चाहिए कौन कौन से मिनरल्स नहीं है। ये दिमाग मत लगाना भाई, बिल्कुल भी ध्यान से देखो। सभी को नमस्कार, जय हिंद। ये दिमाग मत लगाना कि सर जो प्रेजेंट है उसके अलावा सब एब्सेंट है, जो प्रेजेंट है सर उसको छोड़ के बाकी सब एब्सेंट है, ऐसा नहीं भाई। मिनरल्स जो एब्सेंट भी नहीं, जिनकी कमी है, जो लैक कर रहे हैं तो सही पर बहुत थोड़े अमाउंट में। तो मिनरल्स की अगर हम बात करें, खनिज तत्वों की बात करें, तो तत्व जिनकी कमी है वो भी हमें पता होना चाहिए। और चौथा पॉइंट पता होना चाहिए फीचर्स, अगर उस सॉइल की कुछ खास विशेषताएं हैं, खास विशेषताएं। ठीक है भाई। और लास्ट में उस सॉइल में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं। तो भाई इन 5 पॉइंट्स में हमेशा सॉइल को पढ़ना। और जब मैं अभी इंडियन ज्योग्राफी शुरू करूंगा 2 दिन बाद जब इंडियन ज्योग्राफी शुरू करूंगा तो हम जो है उसमें सॉइल वाला चैप्टर तो पढ़ेंगे ही। तो फाउंडेशन में जब मैं सॉइल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इन्हीं 5 पॉइंट्स के थ्रू सारी सॉइल्स को कवर करेंगे, सारी मृदाओं को कवर करेंगे, तो तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हमारे पास हमें यह पता चल गया कि ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन, कपास की खेती के लिए जानी जाती है। और ब्लैक सॉइल बेटा यहां पाई जाती है, ध्यान से सुनो। ब्लैक सॉइल पाई जाती है एक तो गुजरात में, एक पाई जाती है मध्य प्रदेश के निचले हिस्से में, मध्य प्रदेश के इस निचले हिस्से में, पूरे महाराष्ट्र में, ठीक है भाई, पूरे महाराष्ट्र में पाई जाती है। फिर उसके बाद ये जो अपर रीजन है कर्नाटक का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है जहां मैं लिख रहा हूं, यहां पाई जाती है। फिर भाई पूरे तेलंगाना में पाई जाती है, और फिर आंध्र प्रदेश में भी काफी बड़े हिस्से में पाई जाती है। तो ये देखो, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन इलाकों में पाई जाती है ब्लैक सॉइल, काली मृदा, और ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है भाई। और अगर तुम बोलोगे सर क्या कपास की ही खेती होती है यहां पर, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखो। अगर तुम बोलोगे कि सर क्या यहां पर कपास की ही खेती होती है, बेटा नहीं, सिर्फ कपास की खेती नहीं होती यहां पर। जो है फसलें, अगर मैं बताऊं कॉटन के अलावा यहां पे
टोबैको यानी कि तंबाकू, चैनी खैनी, है ना, विमल पान मसाला, तो ये टोबैको यहां पर पाई जाती है। उसके अलावा शुगर केन यानी कि गन्ना, शुगर केन यानी कि बच्चों गन्ना। क्लियर? टोबैको और शुगर केन और कॉटन, 3 फसलों के लिए ये उपयुक्त है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कि ब्लैक सॉइल जो है किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो कॉटन के लिए तो सबसे ज्यादा, जो कि हमारा आंसर भी था, बाकी टोबैको और शुगर केन यानी तंबाकू और गन्ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेड एंड येलो सॉइल्स कैन इजीली बी फाउंड इन पार्ट्स ऑफ कौन कौन से स्टेट्स? लाल और पीली मिट्टी कौन कौन से राज्यों के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जा सकती है? इसका जवाब दे दो, मजा आ जाएगा। माही बोल रहा है कि सर आपका बर्थडे कब है? अच्छा, हरीश भैया ने जो किया है वो हम भी करें, है ना? बिल्कुल करेंगे, कुछ ना कुछ पक्का करेंगे, मैं टेंशन मत लो, बहुत तगड़ी चीज लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। आएगा मेरा 1 जनवरी को आएगा, अभी टाइम है 1 जनवरी को, तब करेंगे। चलो भाई, तो रेड एंड येलो, ठीक है, बताओ भाई रेड एंड येलो कहां पाई जाएगी? रेड एंड येलो पाई जाती है बेटा ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, लाल और पीली मृदा। चलो, हां, बहुत बढ़िया। तो आंसर है ए। अब ध्यान से सुनना, रेड एंड येलो, रेड एंड येलो ध्यान से देखो बेटा, ये कहां पाई जाती है? ये 4 स्टेट्स में पाई जाती है, ध्यान से देखना, 4 स्टेट्स में पाई जाती है। जैसे एक तो छत्तीसगढ़, दूसरा ओडिशा, छत्तीसगढ़ ओडिशा, उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु। देखो बगल बगल में दोनों, छत्तीसगढ़ ओडिशा, ये एक पेयर हो गया, कर्नाटक तमिलनाडु। तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा और कर्नाटक और तमिलनाडु के हिस्सों में पाई जाती है, पूरे स्टेट्स में नहीं पाई जाती, इन स्टेट्स के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ ओडिशा कर्नाटक तमिलनाडु। लाल पीली मृदा, ठीक है, तो लाल पीली मृदा ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन स्टेट्स में भी पाई जाती है। अच्छा, रेड एंड येलो सॉइल, ध्यान से सुनना, ये जो रेड सॉइल है, ये जो रेड सॉइल है, लाल मृदा है, ये लाल क्यों होती, कोई बता सकता है क्या? जल्दी बताओ भाई। अंशु, बेसिक बेटा, बेसिक की, ये बेसिक के लिए थोड़ी है, और मैं तो इतना बेसिक करवाता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फाउंडेशन वाले नाराज हो जाएंगे, ठीक है? बेसिक यहां पे नहीं हो सकता, ये एवरेज टू मास्टर बैच है ना, तो यहां पर सिर्फ जो बेसिक्स आपके क्लियर हैं वही बच्चे हैं यहां पर। तो बेसिक्स अगर कुछ कुछ करवा दूंगा तो फाउंडेशन वालों के साथ अन्याय हो जाएगा भाई। ओडिशा और छत्तीसगढ़, है ना, ये तो है, बिल्कुल। प्रियम बोल रहा है आयरन ऑक्साइड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आयरन ऑक्साइड, आयरन की उपस्थिति की वजह से, वेरी गुड। तो रेड कलर है आयरन की उपस्थिति की वजह से, आयरन की उपस्थिति की वजह से, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही बोला। अच्छा एक बात बताओ यार, रेड कलर तो हमें समझ में आ गया कि उसमें आयरन है, ठीक है, इसकी वजह से। येलो कलर कब हो जाता है सॉइल का, कोई बता सकता है येलो कलर कब हो जाता है? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, येलो कलर कब हो जाता है? जब रेड सॉइल, ध्यान से सुनना, येलो कलर कब होता है? जब रेड सॉइल पानी के कांटेक्ट में आ जाए। रेड सॉइल जब पानी के कांटेक्ट में आती है तो हल्का सा रंग जो है फेड हो जाता है ना, रंग जो है रेड कलर से कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, बिल्कुल हाइड्रेशन पे, वेरी गुड प्रियम। तो रेड सॉइल पानी के कांटेक्ट में आने से येलो सॉइल बन जाती है, रेड सॉइल ही कन्वर्ट होती है येलो में पानी के कांटेक्ट में आने से, यानी हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ रेड सॉइल, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ रेड सॉइल। समझ में आया बच्चों? रेड सॉइल का ही हाइड्रेटेड फॉर्म यानी पानी के कांटेक्ट में आया हुआ पार्ट येलो सॉइल है। अब तुम बोलोगे सर क्या ये उपजाऊ होती है? बहुत कम उपजाऊ होती है बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये बहुत कम उपजाऊ होती है, ठीक है, लेस फर्टाइल यानी कि कम उपजाऊ होती है, लेस फर्टाइल, कम उपजाऊ।
और अगर तुम बोलोगे सर यहां पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं ये बता सकते हो आप? तो अगर मैं फसलों की बात करूं बेटा, क्रॉप्स की बात करूं, तो यहां पर बहुत ज्यादा बढ़िया फसलें तो नहीं उग सकती। तो कौन कौन सी उगती मैं आपको बताता हूं। फसलें यानी कि क्रॉप्स जो हैं वो उगेंगी यहां पर, ध्यान से देखना बेटा, यहां पर एक तो फसल उगेगी मिलेट्स यानी मोटा अनाज। मिलेट्स का मतलब है मोटा अनाज, ठीक है, थोड़ा ज्वार बाजरा टाइप, ज्वार बाजरा टाइप यहां पर उगेगा, एक तो मोटा अनाज उगेगा। उसके अलावा यहां पर उगेगा बच्चों टोबैको यानी तंबाकू, तंबाकू यहां पर भी उग जाता है, तंबाकू। और उसके अलावा वेजिटेबल्स, सब्जियां, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, तो ये यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है बेटा। तो ये है अपनी रेड एंड येलो सॉइल। मैंने तुम्हें बता दिया ये रेड कलर की क्यों है, ये येलो कलर की क्यों है, कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है और कितनी फर्टाइल है ये, ठीक है भाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीयूष कुमार मीना, तुम्हारा 24 सितंबर को, तुम एक बार फिर कोर्स ले लो यार जब हम कुछ करेंगे तो तुम भी कुछ करो, एक बार फिर से कोर्स ले लो देखो भाई ध्यान से, तो यहां पर ये हो गया अपना रेड एंड येलो सॉइल। अब आगे देखो, तो स्टेट समय पता चली गए। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया कवर अबाउट 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। ध्यान से देखो, भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग कवर करती है। बेटा यार ये तो बता ही सकते हो तुम, ये तो बता ही सकते हो यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, मतलब बेसिक्स क्लियर हैं, शाबाश। जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है भैया मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, ये सब बेसिक्स क्लियर करके बैठे हैं, इनको फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। पर जो बिना बेसिक्स क्लियर करिए एटीएम में आ गया है तो दिक्कत है। अब तुम एक बात बताओ, जलोढ़ मृदा की बात हो रही है, अलूवियल सॉइल की बात हो रही है। अलूवियल सॉइल कहां पाई जाती है, जलोढ़ मृदा कहां पाई जाती है? सभी लोग ध्यान से देखो, उत्तर भारत का जो मैदानी इलाका है, और उत्तर भारत का मैदानी इलाका तुम सब जानते हो, देखो ऊपर तो ये पहाड़ वाले इलाके हैं, है ना, लद्दाख, JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, इधर सिक्किम, इधर नॉर्थ ईस्ट, ये तो अपने पहाड़ी इलाके हैं। जो मैदानी इलाका है वो होता है यहां से शुरू, पंजाब से, पंजाब, हरियाणा, इधर दिल्ली, हालांकि दिल्ली में बहुत तगड़ी खेती नहीं होती, कुछ इलाके हैं, कुछ गांव हैं जहां पे खेती हो रही है दिल्ली में, अदरवाइज दिल्ली को हम इंक्लूड भी नहीं करते। चलो, तो पंजाब, हरियाणा, फिर पूर्वी राजस्थान, भाई ईस्टर्न राजस्थान, ये वाला राजस्थान, इसे क्या बोलते हैं, ईस्टर्न राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, यहां पे बहुत तगड़ी बारिश हो रही है इस बार और जबरदस्त खेती होती है भाई यहां पर। ईस्टर्न राजस्थान ये भी मैदानी इलाके का हिस्सा है। बाकी उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और उसके अलावा असम, तो ये है उत्तर भारत के मैदान में पाए जाने वाले अपने राज्य, और यहां पर सबसे ज्यादा खेती होती है, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है। मैं आप सबको बता दूं, यहां पर देखो, अलूवियल सॉइल हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% कवर करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, है ना, यानी उत्तर भारत में फैली हुई है, उत्तर भारत में फैली हुई है सॉइल, उत्तर भारत में स्प्रेड हो रखी है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा उपजाऊ है, सबसे ज्यादा उपजाऊ है, सबसे ज्यादा उपजाऊ है। अच्छा, उसके बाद देखो ध्यान से, ये निक्षेपित सॉइल है, निक्षेपित मृदा है। मैं निक्षेपित का मतलब बताता हूं, निक्षेपित का मतलब होता है डिपॉजिटेड सॉइल है, ठीक है, या फिर डिपोजिशनल सॉइल है, डिपॉजिटेड है या डिपोजिशनल यानी निक्षेपित, डिपोजिशनल सॉइल। अब तुम बोलोगे सर किसने डिपॉजिट किया है इसको, किसने निक्षेपित किया है इसको, किसने जमा किया है इसे? तो बेटा निक्षेपित मृदा है, डिपोजिशनल सॉइल है, जो नदियों के द्वारा, किसके द्वारा, नदियों के द्वारा लाई गई है उत्तर भारत में, नदियों के द्वारा डेवलप हुई है ये, नदियों के द्वारा निर्मित, ठीक है, नदियों के द्वारा निर्मित। क्योंकि नदियां क्या करती है, नदियां लेके आती बेटा अवसाद यानी सेडिमेंट, नदियां क्या लेके आती हैं, अवसाद यानी सेडिमेंट, जो भी कंकर पत्थर मिट्टी लेके आती है ना पहाड़ी इलाकों से, वो सब उत्तर भारत के मैदान में जमा हो जाता है और उसकी वजह से ये सॉइल बनती है ना भाई।
तो ध्यान से सुनना कि एक तो अलूवियल सॉइल सबसे ज्यादा उपजाऊ है, उत्तर भारत में स्प्रेड है, 40% एरिया कवर कर रही है, निक्षेपित मृदा है, डिपोजिशनल सॉइल है, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद और सेडिमेंट के जमा होने से बनी है। ठीक है भाई, थैंक यू पीयूष बेटा, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पूरा एरिया है, गंगा यमुना और उनकी जो सहायक नदियां यहां पर बह रही है ना, गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियां, इधर सिंधु और उसकी सहायक नदियां, इधर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा सिंचित क्षेत्र है ये। ठीक है, यानी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा इरिगेटेड लैंड है ये। यहां पर इन नदियों के द्वारा लाए गए छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े, सेडिमेंट, अवसाद उनके जमा होने से बनी है। और क्योंकि चट्टान बनी होती है खनिजों से। ठीक है भाई, थैंक यू तानिया बेटा, थैंक यू। अब देखो ध्यान से कि यहां पर चट्टान जो है, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े नदियां काट के लेके आ रही है पहाड़ों से, और वो सारे छोटे छोटे टुकड़े यहां पे आके जमा हो जाते हैं। पर चट्टान बनती है खनिजों से, यानी अल्टीमेटली चट्टान जो आ रही है टुकड़ों के फॉर्म में, अल्टीमेटली खनिज आ रहे हैं। वो खनिज जैसे ही मिट्टी के साथ मिलते हैं, हमारी मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं, और ये सॉइल जो है सबसे ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। बाकी अगर तुम बोलोगे सर इसमें खेती किस फसल की होती है, तो बेटा अगर फसलों की बात करें तो ध्यान से देखो, फसल कौन कौन सी होती है तुम सब जानते हो। यहां पर सबसे पहले तो जो फसल है वो है गेहूं, है ना, व्हीट। उसके अलावा चावल यानी राइस। उसके अलावा यहां पर आपको देखने को मिलेगा शुगर केन यानी कि गन्ना। उसके अलावा देखने को मिलेगा जूट, बंगाल वाले इलाके में, बिहार बंगाल वाले इलाके में जूट। और उसके अलावा थोड़ा बहुत यहां पर कपास यानी कॉटन भी उगा दिया जाता है। पर एक चीज बेटा याद रखना, कॉटन के लिए जो मोस्ट सुइटेबल सॉइल है वो तो काली मृदा ही है। पर यहां पर गेहूं, चावल, गन्ना, जूट, कपास यानी व्हीट, राइस, शुगर केन, जूट और कॉटन, ये सब भी उगा दिए जाते हैं। ठीक है भाई, चलो, तो ये हो गया हमारा अलूवियल सॉइल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बाकी देखो, जब हम फाउंडेशन में पढ़ते हैं तो वहां 5-5 पॉइंट्स में पढ़ते हैं, यहां पे कवर नहीं करवा सकते वैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेलिंग हो जाएगी और एटीएम का जो पर्पस है वो पर्पस खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, एक सेकंड, कोई नहीं, वो एक आधे मिनट के लिए हुआ है, एक आधे मिनट के लिए हुआ है भाई। अबे लटक नहीं रहे, ससुरे सच्ची को अटक रहे हैं। लटकना क्या होता है? हाँ, आ गया ना, आ गया, बस चिल करो भाई, चिल करो। तो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया? मैंने तुम्हें अभी बता दिया कि गेहूं, चावल, गन्ना, जूट, कपास। कपास थोड़ा बहुत उगाया जाता है, वैसे तो वो ब्लैक सॉइल में ही उगता है। बिल्कुल बिल्कुल। नाना भैया एलशिव नाराज नहीं है। नाराज क्यों होंगे ससुरे? ध्यान से देखो, तो व्हीट, राइस, शुगर केन, जूट, कॉटन। ठीक है, तो ये हो गया अपना अलूवियल सॉइल के बारे में। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट ब्लैक सॉइल? चलो बेटा जल्दी से इसका जवाब दो। इट इज द लीस्ट फर्टाइल ऑफ ऑल सॉइल टाइप्स। It covers most of the Deccan Plateau. It covers most of the North India Gangetic Plain. Black soils are rich in phosphorus और नाइट्रोजन। फटाफट से मुझे बताओ कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, जल्दी जल्दी बताओ। शाबाश शाबाश, चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखो, अच्छा कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने YouTube पे कई सारे PYQs करवाए भी हैं, तो इक्के दुक्के तुम्हें वहां के भी दिखेंगे। ये मत सोचना कि सर वहां पे भी, अबे PYQs तो PYQs होते हैं ना, वहां कुछ अलग PYQ थोड़ी करवा दूंगा, वो तो लिमिटेड ही है। हाँ, तो यहां पर PYQ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन साथ में चल रहे हैं, YouTube पे सिर्फ PYQs चलते हैं। देखो भाई ध्यान से, तो यहां पर थोड़ा फायदा ज्यादा है क्योंकि यहां पर नए क्वेश्चंस भी होते हैं। अब बात यह है कि सर ब्लैक सॉइल के बारे में एक ही फैक्ट ठीक है भाई, देखो इट इज द लीस्ट फर्टाइल ऑफ ऑल सॉइल टाइप्स। बिल्कुल भी नहीं, सबसे कम उपजाऊ थोड़ी है यार, वरना फिर कपास कैसे उगता है यहाँ पे, तंबाकू कैसे उगता है, या फिर शुगर केन कैसे उगता? बिल्कुल, तो ये तो गलत बात है भाई। लीस्ट फर्टाइल ये नहीं है, लीस्ट फर्टाइल और 2-3 सॉइल्स हैं। जैसे एक तो है अपने पास लेटराइट सॉइल, लेटराइट मृदा,
ये लीस्ट फर्टाइल है ना, ये कम उपजाऊ है। उसके बाद तुम देखोगे यहां पर है एरिड सॉइल, शुष्क मृदा, है ना, सूखी मृदा जो डेजर्ट वगैरह में पाई जाती है। उसके बाद तुम यहां देखोगे सलाइन सॉइल, यानी लवणीय मृदा, ये भी ऐसी होती है। एक होती है पीटी सॉइल, पीट मृदा, ये भी ऐसी होती है। ये सब जो है ना, ये बहुत कम उपजाऊ है, ये बहुत कम उपजाऊ है। इसके अलावा एल्यूवियल सबसे ज्यादा, फिर दूसरे नंबर पर ब्लैक, तीसरे नंबर पर रेड एंड येलो, चौथे नंबर पर लेटराइट, फिर एरिड, सलाइन, पीटी, फॉरेस्ट, इस तरह की सॉइल से। तो लीस्ट फर्टाइल अपनी ब्लैक सॉइल तो नहीं है, ये तो दूसरे नंबर की है। फिर इट कवर्स मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन गैंगेटिक प्लेन। अरे अभी तो देखा, नॉर्थ इंडियन गैंगेटिक प्लेन यानी गंगा नदी के आसपास का मैदानी इलाका, वो तो अलूवियल सॉइल का है, जलोढ़ मृदा का है। और अभी हमने जब इसको करेक्ट कर दिया कि डेक्कन प्लेटू के एरिया को कवर करती है ये, तो साला ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। मैं आपको बताता हूं, देखो कौन कौन से एलिमेंट्स यानी कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं ब्लैक सॉइल में, वो भी बताता हूं, और कौन से कमी है, एब्सेंट नहीं बोलूंगा, कमी है। तो मिनरल्स जो प्रेजेंट है, मिनरल्स जो प्रेजेंट है यानी तत्व, खनिज तत्व जो उपस्थित हैं, ठीक है, और मिनरल्स जो एब्सेंट नहीं बोलूंगा, हाँ एब्सेंट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जिनकी कमी है, लैक कर रहे हैं, जो तत्व, खनिज तत्व की कमी है, तो ध्यान से देखो बेटा, जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं उसमें तो आ जाएगा ब्लैक सॉइल में, एक तो पोटाश। एक चीज याद रखना बेटा, जितनी भी सॉइल तुम पढ़ोगे उन सब में पोटाश तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है रवि, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। हर मृदा में, हर सॉइल में पोटाश तो होता ही है, ठीक है। तो ये तो प्रेजेंट ही रहेगा हर सॉइल में, चाहे अलूवियल हो यानी जलोढ़ हो, चाहे काली मृदा हो, चाहे लेटराइट हो, चाहे रेड एंड येलो हो, ये मिलेगा। पर ब्लैक में क्या है, पोटाश के अलावा लीमा भी देखने को मिलेगा भैया तुमको। अब तुम बोलोगे सर इस ससुरा लीमा का है, तो बेटा लीमा का मतलब देखो, लीमा का मतलब है, यहां पे लिखते हैं लीमा का मतलब, एल का मतलब है लाइम यानी चूना, लाइम का मतलब हो गया चूना। आई का मतलब तुम सबको मालूम है आयरन, इसमें आयरन भी है, इसमें मैग्नीशिया भी है, इसमें क्या है बच्चों, मैग्नीशिया, और इसमें एल्यूमिना भी है, एल्यूमिना, ठीक है। तो पोटाश के साथ साथ लीमा भी है। और अगर तुम बोलोगे सर एब्सेंट क्या क्या है, यानी कि कमी किस किस चीज की है, बिल्कुल ध्यान से देखो, यहां पर कमी किस किस चीज की है। कमी बेटा यहां पर है, कमी देखो, कमी जो यहां पर है वो है एक तो नाइट्रोजन की। हर सॉइल में, जैसे हर सॉइल में पोटाश प्रेजेंट है, ध्यान से सुनना, जैसे हर सॉइल में पोटाश प्रेजेंट है, वैसे ही ध्यान से देखो बे, सची को क्या आदमी है यार तू, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत बढ़िया आदमी है, मां कसम एकदम झबरू आदमी है तू, एकदम खतरनाक मस्त आदमी है तू। अब पढ़ ले सुरे, अब पढ़ ले, मत बोलना मेरी तारीफ नहीं करते। ध्यान से देखो, तो यहां पर जैसे मैंने बताया कि हर सॉइल में पोटाश है, ठीक है, हर सॉइल में पोटाश है, वैसे ही हर सॉइल में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी होगी, ठीक है। गुरुजी से पंगा नहीं भाई, गुरुजी से पंगा नहीं, ठीक है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये दोनों जो हैं बेटा याद रखना, ये दोनों की कमी होगी, नाइट्रोजन प्लस फॉस्फोरस की कमी होगी, बिल्कुल ठीक है, इन दोनों की कमी है। और ब्लैक सॉइल में तो थोड़ा सा ना वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो जैविक पदार्थ है उसकी भी कमी होती है, इसलिए थोड़ा जलोढ़ मृदा के कंपैरिजन में, ये जलोढ़ मृदा के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम उपजाऊ होती है, जैविक पदार्थ इसकी भी कमी होगी थोड़ी सी। चलो भैया, तो यहां पर ये हमने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया चीज। चलो हो गया हमारा ये क्वेश्चन।
बाकी तुम्हें ब्लैक सॉइल के बारे में मालूम तो है ही, एक बार मैं फिर से बता देता हूं कहां कहां पाई जाती है। गुजरात, मध्य प्रदेश का ये निचला हिस्सा, मध्य प्रदेश का निचला हिस्सा। अरे ई ससुरा किसका फोन आ रहा है? एक मिनट भैया, एक मिनट। गुजरात, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, है ना, उसके बाद अपना यहां पर हो गया कर्नाटक, कर्नाटक का ऊपर वाला एरिया, नीचे वाला नहीं भैया, कर्नाटक का ऊपर वाला एरिया, तेलंगाना पूरा, तेलंगाना तो पूरा हो गया, और आंध्र प्रदेश का एक बड़ा एरिया। तो ये है जहां पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। चलो, व्हाट इज द अदर नेम फॉर रेगुर सॉइल इन इंडिया? ये बता दो भाई, ये हजारों बार तुमसे पूछा गया है, जल्दी 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 बताओ भैया। मीठू डॉन का चलो भाई, हाँ जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सची को, अब ससुरा बोलना नहीं मेरे को, हाँ वरना बढ़िया मोटिवेट कर दूंगा तेरे को मैं। शाबाश। देखो भाई, ब्लैक सॉइल का है वे, ब्लैक सॉइल का रेगुर, रेगुर सॉइल किसका दूसरा नाम है? ब्लैक सॉइल का ही है ना। ना ना, ना माही, अजय अजय, हाँ अजय, लेटराइट का नहीं बेटा, हाँ देखो ध्यान से, रेगुर सॉइल। तो ये हो गई अपनी काली मिट्टी का नाम है, मैं आपको बताता हूं, रेगुर मृदा। ठीक है, ये हजारों बार पूछा जा चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में, तो ये फैक्ट आपके दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। अच्छा, ब्लैक सॉइल को ना एक बार देखो ध्यान से, ब्लैक सॉइल को रेगुर तो बोलते ही हैं, है ना, रेगुर तो बोलते ही हैं। इसे कई बार ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, एक दूसरा नाम भी है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं इसे, ब्लैक कॉटन सॉइल। रेगुर के साथ साथ ब्लैक कॉटन सॉइल, पर जनरली रेगुर ही पूछा जाता है क्योंकि इससे तो आपको पूरा हिंट मिल जाएगा, इससे तो पूरा हिंट मिल जाएगा। थैंक यू कुणाल, थैंक यू। चलो भाई देखो, ब्लैक सॉइल, रेगुर और ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन वी ट्रेवल अक्रॉस द कंट्री साइड, ठीक है, वी सी रेड सॉइल्स इन मैनी रीजन्स, व्हाट इज द रीजन फॉर इट्स कलर? जब हम ग्रामीण इलाकों में यात्रा करते हैं तो हमें कई क्षेत्रों में लाल मिट्टी दिखाई देती है, इसके लाल रंग का कारण क्या है? अब ये तुम बता दोगे तो मजा ही आ जाएगा, वैसे तुम बता चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल पवन, ये सारे फैक्ट्स आगे आ जाएंगे, टेंशन ना लो। सेल्फ प्लोड सॉइल भी बोलते हैं इसे। बहुत बढ़िया। रजनीश बोल रहा है कि सर हिंदी में पढ़ाओ। अबे हिंदी में ही तो पढ़ रहे हैं, क्या बात कर रहा है? अंग्रेजी तो मुझे खुद नहीं आती यार। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। एबंडेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड्स, फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। फेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या है भाई? आयरन ऑक्साइड। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर किसी मिट्टी में लाल कलर है, पीला कलर है, ऑरेंज कलर है, वो किसकी वजह से होगा? फेरिक ऑक्साइड की वजह से, यानी कि आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, तो जहां पे आयरन की मात्रा ज्यादा होगी, हाँ जहां आयरन की मात्रा ज्यादा होगी तो वहां पर समझ लो कि वहां कलर जो है रेड, ऑरेंज या फिर पीला आपको देखने को मिलेगा। चलो भाई समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो रेड सॉइल का एरिया एक बार देख लो ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि ये इस इलाके से, वैसे पहले भी देखा हमने, पर देखो ध्यान से, एक तो छत्तीसगढ़, इसी के साइड में ओडिशा है, तो ये ऐसे ही याद रख लो भाई, छत्तीसगढ़ ओडिशा अगल बगल है दोनों, छत्तीसगढ़ ओडिशा, और यहां पर कर्नाटक और तमिलनाडु। पर एक चीज याद रखना, पूरे स्टेट्स में नहीं पाई जाती है, ये पूरे स्टेट्स में नहीं पाई जाती। अब पढ़ाऊं तो मैं हिब्रू में, हाँ देखो ध्यान से, तो छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, ध्यान से देखो, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, ओडिशा। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सॉइल इज द लार्जेस्ट अवेलेबल एंड द मोस्ट इंटेंसिवली कल्टिवेटेड सॉइल इन इंडिया? भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपलब्ध है
और सबसे अधिक सघन रूप से खेती की जाने वाली मिट्टी है। भाई सबसे ज्यादा क्रॉप्स कहां उगाई जाती, जल्दी से बताओ, सबसे ज्यादा क्रॉप्स कहां उगाई जाती, जल्दी से बताओ। ये बात बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये अपना अलूवियल सॉइल, अभी इसके बारे में सारी की सारी चीजें पढ़ी हम लोगों ने। मैं एक बार पॉइंट फिर से रिपीट कर देता हूं ऐसे ही बोल के। जलोढ़ मृदा के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये भारत के 40% हिस्से को कवर करती है। ठीक है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 40% एरिया को कवर करती है। दूसरा मैंने तुम्हें बताया कि ये सबसे ज्यादा फर्टाइल है, सबसे ज्यादा उपजाऊ है। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि ये निक्षेपित मृदा है, डिपोजिशनल सॉइल है। नदियों के द्वारा पहाड़ों को काट कर लाए गए चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों के जमा होने से बनी है ये। और फिर मैंने तुम्हें बताया कि भैया यहां पर गेहूं, यहां पर अपना चावल, गन्ना, उसके अलावा यहां पर आपको देखने को मिलेगा अपना जूट और थोड़ा बहुत कॉटन भी, आपको कपास भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। और ये कहां पाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम। बहुत बढ़िया विवेक, शाबाश बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। 4 स्टेट में, और 4 स्टेट में पूरे में भी नहीं, कुछ कुछ हिस्सों में। ठीक है सची को, चलो ये हमने क्योंकि डिटेल में पहले पढ़ लिया तो यहां पे तो आराम से हुए जा रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ओल्ड अलूवियल सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, ध्यान से देखो, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को इस नाम से भी जाना जाता है, बांगर, रेगुर, रेड, खादर। भाई एक चीज ध्यान से सुनो, पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़ क्या है? बेसिकली पुराना जमाव और नया जमाव तुमसे पूछा जा रहा है। पुराना सेडिमेंट, नया सेडिमेंट तुमसे पूछा जा रहा है। जैसे तुम सब जानते हो भाई, जैसे तुम सब जानते हो कि ये अगर हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, और यहां पर हमने बना दिए हमारे माउंटेन्स, यहां पर मान लो हमने बना दिए अपने माउंटेन्स, ये पहाड़ है, ये पहाड़ी इलाका है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से पहाड़ी इलाका है, इस तरह से देखो ये। तो इन पहाड़ी इलाकों से आती नदियां, सही बात है भाई, यहां से आती हैं नदियां, देखो। तो जब रिवर आती है पहाड़ी इलाकों से, ध्यान से देखना बेटा, जब रिवर आती है पहाड़ी इलाकों से, तो जब रिवर आती है पहाड़ी इलाकों से, तो ये यहां पे तो देखो ये पूरा स्लोप मिला हुआ है, मान लो इस तरफ आ रही है, ये एरो डाल दिया मैंने, पहाड़ों से आ रही है तो ग्लेशियर के पिघलने से आ रही है। और जब पहाड़ों से आती तो एकदम तेजी से आती क्योंकि स्लोप मिला हुआ है, ढलान मिला हुआ है। जब ये नदी तेजी से आ रही है तो अपने साथ में पहाड़ों के छोटे बड़े बहुत छोटे पार्टिकल साथ में लेके आती है। यानी जब ये नदियां पहाड़ों से आ रही हैं तो चट्टानों को काट के हर तरह के साइज के सेडिमेंट को लेके आ रही हैं। जो बहुत ही बड़े सेडिमेंट हैं, जो बहुत ही बड़े चट्टान के टुकड़े हैं बच्चों, जो बहुत ही बड़े चट्टान के टुकड़े हैं बच्चों, वो तो यहां पे जमा हो जाते हैं जैसे ही मैदानी इलाके में एंटर करती है ना नदी, तो यहां पर बिल्कुल पहाड़ों के और मैदानी इलाकों का जो बॉर्डर है, यहां पर ये बड़ी बड़ी चट्टान के टुकड़े जमा हो जाते हैं इस तरह से, और लगभग 8 से 10 किलोमीटर 8 से 10 किलोमीटर की एक बेल्ट बना लेते हैं। 8 से 10 किलोमीटर की बेल्ट है जिसे भाबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाबर, भाबर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बेटा? भाबर, ऐसे बोलते हैं भाबर। और ध्यान से सुनो, ये तो सबसे बड़ी बड़ी चट्टान है जो पानी के साथ आ तो गई पहाड़ों से, पर जैसी नदी प्लेन एरिया में पहुंची तो फिर ये आगे नहीं बढ़ पाए तो यहीं डिपॉजिट हो गया। यानी नदी जो है 8 से 10 किलोमीटर तुम देखो इन चट्टानों के नीचे बह रही है, इन चट्टानों के नीचे बह रही है। और जैसी नदी इन चट्टानों की इस बेल्ट से बाहर आती है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी इस बेल्ट से बाहर आती है, तो नदी को रास्ता समझ में नहीं आता, पानी जो है फैल जाता है इधर उधर, पानी इधर उधर फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि नदी को रास्ता समझ में नहीं आता। और जब पानी इधर उधर फैलेगा तो भाई दलदली इलाका बनेगा, मार्शी लैंड बनेगा, है ना भाई? क्या बनेगा? दलदली इलाका बनेगा, मार्शी लैंड बनेगा। और ये लगभग 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होती है, 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, और इसे बोलते हैं तराई। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? तराई रीजन। तराई का मतलब हो गया, तराई का मतलब हो गया दलदली इलाका, मार्शी लैंड, दलदली क्षेत्र, क्योंकि पानी और मिट्टी एकदम से कांटेक्ट में आ गया, पूरा दलदल एरिया बन गया। इसी वजह से यहां पर आपको पेड़ पौधे
वनस्पति वेजिटेशन भी ज्यादा देखने को मिलेगी, यहां पे वनस्पति भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। और क्योंकि वनस्पति होगी, पेड़ पौधे होंगे, तो जीव जंतु भी होंगे, है ना भाई, जीव जंतु भी होंगे, बिल्कुल। तराई क्षेत्र, ध्यान से देखो भाई। उसके बाद जब नदी एक फिक्स रास्ता लेके आगे बढ़ती है तो कई बार नदी का पानी जो है अपने रास्ते से पार हो जाता है, कई बार फ्लो जब बढ़ जाता है तो अपने किनारों से पार चला जाता है पानी। और जब पानी पार जाता है तो जो नदी के साथ सेडिमेंट बह रहे हैं, छोटे साइज के, मीडियम साइज के, वो पानी से कई बार नदी से बाहर चले जाते हैं और यहां डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे मान लो डिपॉजिट हो गए यहां पर, किनारों के इधर डिपॉजिट हो गए, ठीक है। सेडिमेंट जो है वो कई बार किनारों के बाहर डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि कई बार फ्लो बढ़ जाता है, पानी बाहर निकल जाता है किनारों के। और ये हर बार होता है, हर बार होता है, कुछ कुछ दिनों में होता रहता है। तो ये सेडिमेंट हो गए, उसके बाद फिर नया सेडिमेंट आएगा, वो जमा हो जाएगा, है ना। जो नई लेयर बनेगी सेडिमेंट के डिपोजिशन की, जमाव की, अवसाद के जमाव की जो नई लेयर बनेगी वो इस तरह से बनती जाएगी। जैसे मान लो फिर कोई नई लेयर आ गई, वो यहां बन जाएगी। यानी पुरानी लेयर पीछे खिसकती जाई थी, जैसे ग्रीन वाली आई थी सबसे पहले, वो पीछे खिसकती जाएगी और नई वाली जो है किनारे पर शिफ्ट होती जाएगी। समझ रहे हो भाई, किनारे पर नई वाली जमा होती जाएगी, पुराने वाली पीछे चली जाएगी। तो यानी जो ये पुराना अवसाद है, ये जो पुराना सेडिमेंट है, बेटा ध्यान से देखो, ये जो पुराना सेडिमेंट है ग्रीन कलर वाला, इसे बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं बच्चों? बांगर। ये है पुराना जलोढ़, इसे क्या बोलते हैं? पुराना जलोढ़, बांगर। क्योंकि ये अब पीछे खिसकता जा रहा है, सबसे पहले जमा हुआ है। और जो ये रेड वाला है ये बिल्कुल नया है, तो इसे बोलते हैं नया जलोढ़। और नया जलोढ़ यानी न्यू सेडिमेंट को बोलते हैं, नए जलोढ़, न्यू सेडिमेंट को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं न्यू जलोढ़ को? खादर। क्या बोलते हैं बच्चों? खादर। तो अब तुम देखो सवाल क्या था अपना, सवाल क्या था, ध्यान से देखो कि ओल्ड अलूवियल सॉइल को, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो भाई पुराने जलोढ़ को क्या बोल रहे हैं? बांगर। आई होप आपको समझ में आया, ये है बांगर। समझ में आ गया भाई? बांगर आंसर ये है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इनमें से कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट इज द पेरेंट मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल? सभी प्रकार की मिट्टी के निर्माण के लिए इनमें से कौन सी मूल सामग्री है? मतलब इसके बिना तो बनेगी ही नहीं मिट्टी, इसके बिना तो बनेगी ही नहीं मिट्टी, ये बता दो, जल्दी बताओ भैया, जल्दी जल्दी। सी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ लोग जो सी बोल रहे हैं उनके बेसिक्स बहुत बढ़िया हैं, ठीक है, पढ़ा हुआ है उन्होंने। तो चट्टान, यानी मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, देखो मैंने तुम्हें साला पहले ही बताया जब मैंने सॉइल का डेफिनेशन बताया, अभी तो बताया था तुम्हें। ये देखो सॉइल के डेफिनेशन में मैंने क्या बोला, सॉइल का निर्माण कहां से हो रहा है, मृदा का निर्माण कहां से हो रहा है? चट्टान से। तभी तो बताया मैंने कि ये चट्टान जब टूटेगी छोटे छोटे पार्टिकल्स में, पानी और हवा की वजह से। किसकी वजह से? पानी और हवा की वजह से, हवा और पानी की वजह से, यानी वाटर और विंड की वजह से जब चट्टान टूटेगी और फिर जैविक पदार्थों के साथ मिलेगी तो क्या बनेगी? सॉइल, मृदा। समझ में आ रही बात? तो मेन मटेरियल क्या है? चट्टान, जिसके टूटने के बाद जैविक पदार्थ उस चट्टान के टुकड़े के साथ मिलेंगे और सॉइल बनेगी। इसलिए आंसर होगा चट्टान। तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चट्टान यानी रॉक सही आंसर है, ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यही खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। और जो लोग अभी भी लग रहा है उनको कि बेसिक्स क्लियर नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, देखो तुम्हारे साथ जो यहां लगे हुए हैं उनके बेसिक्स क्लियर है। अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, फटाफट टाइम रहते हुए फाउंडेशन बैच लो और बढ़िया पढ़ाई करो। 2 दिन बाद इंडियन ज्योग्राफी चालू हो रही है, हिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है 8-10 दिन में, ठीक है भाई। तो अभी फाउंडेशन की क्लास में मिलते हैं सभी लोग, ठीक है भाई। एग्जैक्टली शुरू कर देंगे 7 बजे फाउंडेशन की क्लास, मिलते हैं सब लोग। चलो बेटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं।